Hello aspirants, so I welcome you all on my channel Universe of Physics. बेटा, today's lecture is based on a topic collision. आज हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोलिजन में भी स्पेसिफिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन का एक टाइप जो कि है हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन। दिस लेक्चर इज फॉर बोथ जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो बेटा जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये लेक्चर बनाया गया है। दोनों ही बच्चे इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बच्चों, जब भी हम लोग कोलिजन के बारे में सोचते हैं तो कोलिजन के बारे में सोचते ही सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है फिजिकल कांटेक्ट। यानी कि हमें ऐसा लगता है कॉमन सेंस से कि जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है ना। लेकिन बेटा हमेशा ये बात सही नहीं होती है। तो कोलिजन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? कोलिजन में बेटा फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट, अगर दो ब्लॉक्स हैं या दो बॉडीज हैं, ये सचमुच में आके एक दूसरे से फिजिकली टकराएं तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट्स में आपने बचपन में किया है कि मैग्नेट के एक पोल को आप पकड़ते थे और उसी के सिमिलर पोल को उससे भगाते रहते थे, है ना। आप इसको टच कराने की कोशिश करते थे लेकिन टच नहीं करा पाते थे, लेकिन फिर भी मैग्नेट एक दूसरे से दूर भाग जाते थे। तो ऐसा होता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट ना हो, है ना बेटा। तो कोलिजन को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप दोनों ही केस में देखो, जब कोलिजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है और एक दूसरे से वो सचमुच में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर वो कोई ना कोई फोर्सेस लगा रहे होंगे, कोई ना कोई फोर्सेस लग रहे होंगे। और जब बेटा वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो लगा ही रहे हैं। इसका मतलब जब कोलिजन होता है तो उनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स जरूर होता है, चाहे वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो या ना हो। तो हम कोलिजन को डिफाइन कैसे करें? तो कोलिजन को हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा कि कोलिजन इज बेसिकली इज एन इवेंट during which two particles interact by the means of some force, तो हम लोग कहते हैं बेटा कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स के जरिए जरूर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो क्या करेंगे बेटा फिजिकल कांटेक्ट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो किसी ना किसी इंटरेक्टिव फोर्स की वजह से होती है। बेटे जब भी कोलिजन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका लीनियर मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कई लोग इसको डिफाइन करते हैं एज ए लीनियर मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स रीडिस्ट्रीब्यूट्स। तो इट इज एन इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। इज इट ओके? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जब भी कोलिजन होगा बेटा, तो कोलिजन में पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, बट लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। इसको भी आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे। रिमेन कंजर्व। इसको आगे समझने से पहले हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं बेटा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जो ड्यूरेशन होता है कोलिजन का, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन
इज नेग्लिजिबल। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कोलिजन का ड्यूरेशन है वो बेटा कैसा है, नेग्लिजिबल है। इज डेट ओके? दूसरा, हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि कोलिजन जब भी हो रहा है तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, वो फोर्सेस सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हैं, यानी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बेटा। तो हम ये दो अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम देर की है और एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। एक्चुअली तो डिटेल में क्या होता है कि जब भी कोलिजन होता है तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जैसे ग्रेविटी है, उनको हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन, है ना। तो यहां पर जो एवरेज इंपल्सिव फोर्स होता है कोलिजन के लिए, वो एक्सटर्नल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को भी नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है बच्चों। अब जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करने वाला है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट बेटा कोलाइड करते हैं तो इनके जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, इनके जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, इसको बेटा हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसे हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। ठीक है। और जब भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोलिजन होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो लाइन जा रही है, इसके अलोंग जो कोलिजन होता है, तो इसको कई बार सेंट्रल इंपैक्ट कोलिजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल इंपैक्ट कोलिजन। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए या ऑब्जेक्ट का कोलिजन ऐसा हो गया कि उस कोलिजन के समय जो ऑब्जेक्ट थे वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे बेटा। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? अलग अलग। जैसे ये बॉल जो थी ये ऐसे इधर मूव कर रही थी और ये बॉल जो थी ये ऐसे इधर मूव कर रही थी, है ना। तो इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन तो ये है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है। जब लाइन ऑफ इंपैक्ट जब लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो लाइन ऑफ मोशन, ये हमारी लाइन ऑफ मोशन हो गई। जब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं बेटा, तो इस कोलिजन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन जब लाइन ऑफ मोशन बेटा, जैसे इसका इधर वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी भी मान लेते हैं इधर है ना, तो जब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों ही एक डायरेक्शन में होते हैं बेटा, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इस कोलिजन को बेटा हम लोग हेड ऑन कोलिजन। तो हमारा ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन तो ऑब्लिक कोलिजन हो गया और बेटा हमारा ये जो कोलिजन है ये हेड ऑन कोलिजन है। तो अब आपको ये तो डिफरेंस पता चल गया कि हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे वो हेड ऑन कोलिजन है, जिसमें जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है और जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है। अब जब भी कोलिजन होता है बेटा, तो कोलिजन होते समय हम एक स्पेशल कॉफिशिएंट की बात करते हैं जिसे हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम लोग उसको समझते हैं सबसे पहले। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो कि हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और इसी लाइन पर बेटा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये चल रहा है किसी स्पीड u1 से और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है बेटा किसी स्पीड u2 से। ठीक है। ये जो पिक्चर हमने बनाई है ये हमने बनाई है बेटा बिफोर कोलिजन। ठीक है।
अब मान लो इन दोनों का कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन जो इनकी पिक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? वो हम कुछ ऐसी बना रहे हैं बेटा कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये चलने लगा किसी स्पीड v1 से, और ये हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये चलने लगा किसी स्पीड v2 से। तो बेटा जब फर्स्ट पार्टिकल m1 m2 का पीछा कर रहा था तो हमें ये कॉमन सेंस से ही क्लियर है कि अगर m1 और m2 को कोलाइड करना है और दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u1 को u2 से बड़ा होना पड़ेगा, है ना बेटा? और इस हिसाब से u1 माइनस u2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस u1 माइनस u2 को बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बेटा ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चलने लगते हैं तो फिर आगे वाला तेज चलने लगता है, तभी तो ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अगर आगे वाला तेज नहीं चलेगा तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो अब इस केस में v2 माइनस v1 ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में बेटा इसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग बोल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है इसे ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है हो गई बेटा v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी बेटा u1 माइनस u2। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये बॉडी के शेप या मास ऑफ द बॉडी के इंडिपेंडेंट होता है। सो E इज इंडिपेंडेंट, E is independent of mass और shape of object और shape of object। ऑब्जेक्ट के शेप या ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट होगा बेटा E। और E की जो वैल्यू होती है बेटा कोलिजन के केस में वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये हमें याद रखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही हमारे पास ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन भी हमें ई ही बता देता है। कई लोग इसे बेटा डिफाइन करते हैं, बेटा कई लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन भी डिफाइन करते हैं। सो ई क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कोलिजन, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है बेटे, अब ई की वैल्यू पे कैसे कैसे कोलिजन डिफाइंड होगा ये देखो बेटा। अगर ई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन सबको अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर ई की वैल्यू बेटा 0 हो गई तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जनरली बेटा हमारी रियल लाइफ में ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। इसे हम कई बार जनरल कोलिजन या सिंपली इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं। सिंपली इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कोलिजन के टाइप हो गए।
तो एक बार फिर से देख लो, कोलिजन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है बेटा, 0 और 1 के बीच में। अगर ई की वैल्यू 1 है तो उसे हम लोग बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 है उसे हम लोग बोल रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है बेटा तो उसे हम बोल रहे हैं जनरल कोलिजन। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? तो चलो बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे इलास्टिक कोलिजन। हम इस कोलिजन को जनरल कोलिजन भी कह रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बेटा इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो सबसे पहले हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास m1 जो कि चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, ये चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से। और बेटा इसी में दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है बेटा, ये चल रहा है किसी स्पीड u2 से। इनका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वही लाइन ऑफ मोशन भी है, तो ये हेड ऑन कोलिजन है बेटा, है ना। यहां पे लिख भी लेते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो प्यारे बच्चों अगर m1 और m2 u1 u2 से चल रहे हैं तो ये बिफोर कोलिजन की बात है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन बेटा जो m1 है वो किससे चलने लगेगा, v1 से, और m2 जो है वो किससे चलने लगेगा, v2 से। तो m1 चलने लगा v1 से और m2 चलने लगा v2 से। ठीक है बेटा, तो ये आफ्टर कोलिजन की पिक्चर हो गई। अब बेटा सबसे पहली चीज हमें पता है कि कोलिजन कैसा भी हो उसमें जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहने वाला है। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है बेटा तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ये इन दोनों का मोमेंटम है बेटा। इसका पहले मोमेंटम कितना था m1 u1, इसका मोमेंटम कितना था m2 u2, दोनों को जोड़ दिया तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब इसका मोमेंटम कितना हो गया बेटा m1 v1, इसका मोमेंटम कितना हो गया m2 v2। तो बेटा ये बराबर हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है बेटा, दूसरा हमें ये भी पता है कि कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है ई, इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। तो हमें ये भी पता चल गया कि इसकी वैल्यू बराबर होगी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के। तो बेटे e इंटू u1 माइनस u2 ये किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 के। सो बेटा v2 की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर हो गई, v1 प्लस eu1 माइनस eu2। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब अगर मैं बेटा v2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दूं तो मेरे पास v1 और v2 की वैल्यू आ जाने वाली है ना। उसको देखते हैं अब। तो बेटा हम लोग v2 की वैल्यू उठा के किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जरा करके देखते हैं, यहीं पे रखने की कोशिश करता हूं मैं तो ताकि आपको दिखाई दे। तो चलो रखते हैं m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v2 की जगह हम रख सकते हैं v1 प्लस eu1 माइनस eu2। ये हमने v2 रख दिया। इसको हमने कैसे बनाया, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2। तो अब यहां से आगे बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 eu1 माइनस m2 eu2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहो। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो u1 है उसको एक साइड ला रहा हूं। तो यहां से आ गया बेटा m1 u1 और इधर से जब ये u1 वाला इधर आएगा
तो ये बनेगा माइनस M2 EU1, है ना बेटा। फिर हमारे पास है इधर से M2U2, और इधर से मैं U2 वाला इधर ला रहा हूं, तो ये बनेगा प्लस M2EU2, बन रहा है ना। अब इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया। उधर हमारे पास देखो V1 कॉमन आ गया है, तो M1 प्लस M2 इंटू में V1 में बाहर ले रहा हूं। ठीक है, इज इट ओके। तो M1 M2 और V1 यहां पे बाहर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब M1U1, और यहां से मैं U1 कॉमन ले लूं ना, हाँ, तो यहां से बच जाएगा M1 माइनस EM2, और U1 बाहर आ गया, प्लस यहां से बेटा M2 प्लस EM2, U2 बाहर आ गया, और बेटा दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, M1 प्लस M। तो ये देखो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, किसकी, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। बेटा सिमिलरली अगर हम वहां पे V2 की जगह V1 की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, तो इस V1 को इधर लिख दो बेटा यहाँ पे, तो अब मैं V2 भी लिख सकता हूं। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, M2 माइनस EM1 U2 प्लस M1 प्लस EM1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहां पे भी क्या बचेगा बेटा, M1 प्लस M2। तो आप देख रहे हो मैंने यहां पर दोनों पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लिया है। तो ये है फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन हम लोगों के पास आ गई है। अब हम इन फाइनल वेलोसिटीज का यूज करेंगे और अलग अलग कोलिजन के केस में बेटा रिजल्ट को डिस्कवर करेंगे। ठीक है, यहां पे हमें ध्यान रखना है M1 M2 मास है, U1 इनिशियल वेलोसिटी है, U2 इनिशियल वेलोसिटी है, E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो बेटा अब देखो, अगर अब हम लोग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ध्यान देना, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा हमें पता है अगर हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में E की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर E की वैल्यू 1 हम लोग इस ब्रैकेट में रख दें या इस इक्वेशंस में रख दें, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटीज जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी M1 माइनस E की वैल्यू 1 हो गई M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास ये आ गया V1। अगर इसी में हम लोग V2 रखना चाहते हैं बेटा, तो V2 में 1 रख दो, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई बेटे, M1 M2 माइनस E तो 1 हो गया, तो M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, और इसके साथ आ गया बेटा U2 प्लस 2M1 अपॉन में M1 प्लस M2 U1। तो ये बेटा हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटीज ऑफ परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ठीक बच्चों, ये जो वेलोसिटीज है ये हमारे बहुत काम की हैं। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या क्या होता है। नंबर 1, बेटा जब भी परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा, इज कंजर्व। दूसरा चीज हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखा है
वो रखना है बेटा काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये भी क्या रहने वाली है बेटा, कंजर्व रहने वाली है, इज कंजर्व। दूसरा बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू 1 रहने वाला है। अगर ई इज इक्वल टू 1 रहने वाला है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होने वाली है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। चौथा बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व है तो इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सो लॉस ऑफ एनर्जी भी जीरो है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी जीरो है। इसका मतलब हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है ना। अगर मैं इनकी इक्वेशन भी लिखना चाहूं तो हम लोग इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूं ताकि हम लोग साथ में इसकी इक्वेशन लिख दें। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं m1u1 प्लस m2u2, ये बराबर होगा किसके बेटा, m1v1 प्लस m2v2 के। ये तो हमने लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहे होगे हाफ कहाँ गया, हाफ से हाफ सारी इक्वेशन में साफ हो गया, तो ये दो इक्वेशन ये तो हमारी बनेंगी ही बनेंगी। तीसरी ये भी बनती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, ये तीसरी इक्वेशन बनती है। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते बेटा तो हमारे पास यही दोनों रिजल्ट आते जो हमने जनरल से निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने सारी डिटेल लिख ली। क्या क्या लिख लिया कि उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या है आफ्टर कोलिजन, और क्या पता चल गया लीनियर मोमेंटम कंजर्व है आफ्टर कोलिजन, और क्या पता चल गया काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ई की वैल्यू 1 है यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटे, जीरो है। इज इट ओके? अब देखो आगे इस फाइनल वेलोसिटीज को यूज करके क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब अगर हम इसको यूज करें बेटा फाइनल वेलोसिटीज को, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इनको ब्रैकेट में एक रख देता हूं बॉक्स में ताकि हम लोग इसको यूज कर पाए। सबसे पहले बेटा केस वन यही बना दूं। केस वन, अगर बेटा इफ m1 इज इक्वल टू m2 एंड u2 इज इक्वल टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आपके जो दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं है ना, ये दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं बेटा, दोनों पार्टिकल क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, और इसमें से पहला तो u से चल रहा था लेकिन जो दूसरा है ये रेस्ट पे था। तो जब ये बेटा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो देखो बेटा अगर हम v1 की बात करें तो v1 में अगर u2 की वैल्यू जीरो रखोगे तो सेकंड टर्म तो जीरो हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म जो है इसमें m1 और m2 बराबर होने की वजह से जीरो हो जाएगा, तो v1 की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहला पार्टिकल था वो अब रेस्ट पे आ जाएगा, और सेकंड पार्टिकल v2 इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी बेटा ये u1 आ जाएगी। ठीक है, या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला अब u से चलने लगेगा। इसका मतलब है बेटा कि जब भी आइडेंटिकल होते हैं पार्टिकल्स और पहला पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। इस केस में हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा कि मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पहला वाला जो पार्टिकल है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी बेटा दूसरे वाले पार्टिकल को दे देता है, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ट्रांसफर हो गया, मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अब हम केस 2 की बात करें बेटा,
केस टू के में क्या करते हैं हम लोग, केस टू में हम लोग लिखते हैं कि अगर मान लो कोई बॉल जो है वो जाके वॉल से टकरा गई, बॉल विद वॉल, तो ये सिर्फ ये केस नहीं है बॉल विद वॉल। बॉल विद वॉल सिंबलाइज कर रहा है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट m1 जो कि बहुत छोटा है मास में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट m2 से, और अगेन m2 किस पे है बेटा, रेस्ट पे है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग बॉल को वॉल पे मारते हैं तो बॉल क्या करती है, अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेती है ना। हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है, बॉल अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेती है और वॉल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब बेटा आप इन दोनों इक्वेशन में v1 और v2 में e की वैल्यू 1 रखोगे और m1 को बहुत छोटा दिखाओगे m2 से, तो v1 क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, m1 बाई m2 माइनस 1 u1 अपॉन में m1 बाई m2 प्लस 1, और u2 तो जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब देखो m1 बाई m2 जीरो होगा, क्यों, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है तो ये नेग्लेक्ट कर देगा इसको। अगर ये इसको नेग्लेक्ट कर देगा तो आपके पास v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस u1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो बॉल थी वो जब जाके वॉल पे टकराई किसी वेलोसिटी u1 से, किससे टकराई बेटा, किसी वेलोसिटी u1 से, तो उसने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया बेटा, रिवर्स कर लिया, इसलिए माइनस u1 आ गया, है ना। लेकिन अगर आप इसी वैल्यूज को v2 में रखोगे तो v2 जीरो आ जाएगा। v2 क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। इसका मतलब जो वॉल रेस्ट पे थी वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट पे रहेगी, कोलिजन के बाद भी किस पे रहेगी बेटा, रेस्ट पे रहेगी। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है तब अगर दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो वो एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं और मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बेटा अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेता है, जबकि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटे यहां पर अब देखो, अगर मैं केस 3 की बात करूं, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मैसिव यानी कि m1 जो है वो m2 से बहुत बड़ा है ना। तो एक तरीके से अब कोई बड़ा सा ट्रक है ना, कोई बड़ा सा ट्रक है, ये जाके किसी स्पीड u1 से किसी छोटे ऑब्जेक्ट से टकराने वाला है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, इसको m2 बोल देते हैं, इसको m1। तो अब देखो बेटा v1 की वेलोसिटी क्या आने वाली है, अब की बार m1 बड़ा है तो m1 को नीचे लेके जाएंगे सबके, ताकि उसको हम जीरो बना सकें। तो यहां से m1 बाहर आ गया u1, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा इसमें हम लोगों ने कॉमन लिया था ना, हाँ, इसमें देखो, इसमें कई लोगों को कंफ्यूज होंगे सर आपने इसमें m2 कॉमन लिया, तो क्योंकि यहाँ से भी लिया है और यहाँ से भी लिया है ना, तो ये कट गया है, ये ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं था तो कहीं किसी को दिक्कत हो रही हो। अब देखो इसमें m1 बाहर आ गया और नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो यहाँ से भी m1 बाहर होगा तो 1 प्लस m2 बाई m1 होगा, और m1 बाहर आ गया तो देखो बेटा m1 से m1 साफ, और m2 बाई m1 जीरो, m2 बाई m1 जीरो, तो ये आ गया u1, क्योंकि u2 तो जीरो है तो सेकंड टर्म जीरो होगी। तो कोलिजन के बाद ये वाला जो है ये अभी भी वैसे ही चलता रहेगा, यानी मैसिव ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप v2 निकालेंगे बेटा तो v2 की वैल्यू 2u1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद जो आपका ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, छोटा वाला छोटू ऑब्जेक्ट, ये 2u1 से चलने लगेगा। तो जब भी आके जो ट्रक है वो साइकिल को अगर उड़ाएगा तो साइकिल 2u1 से भाग जाएगी, और जबकि ट्रक जो है बेटा वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से वो चल रहा था। इज इट ओके बेटे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के केस में हमारे पास 3 स्पेशल केसेस आ गए जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग लेके चलते हैं बेटा अपनी जनरल वेलोसिटी को पढ़ने के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, है ना। तो मैं यहां पे जाता हूं और अपनी जनरल वेलोसिटी को लेके आता हूं। ये देखिए बेटा ये हमारी जनरल वेलोसिटी है,
इसको हम अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में यूज करेंगे। तो कॉपी और यहां लेके आते हैं, पेस्ट। तो बेटा अब हमारे पास ये है जनरल कोलिजन की वेलोसिटीज। इसको अब हम लोग यूज करने वाले हैं बेटा किसके अंदर, परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, काफी स्पेस ले रहा है ना ये, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो अब अगर हम इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में यूज करें बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो देखिए बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर ई की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है इसका मतलब v2 माइनस v1 0 है। इसका मतलब क्या है बेटा कि v2 बराबर v1 है। v2 बराबर v1 का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, है ना। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो जाती है, इसमें क्या क्या कंडीशन हो जाती है, ध्यान से देखिए। इसमें जो कंडीशन होती है बेटा पहली, वो ये हो जाती है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं। ठीक है बेटा, कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं। तो पहले जो ऑब्जेक्ट m1 वो चल रहा था u1 से, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 वो चल रहा था u2 से। अब बेटा ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक के चलेंगे, m1 और m2, और ये दोनों किसी कॉमन स्पीड v से चलेंगे। इज डेट ओके। अब जब हम लोग बेटा e की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो v कॉमन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में दोनों पार्टिकल की जो कॉमन स्पीड होती है या कॉमन वेलोसिटी होती है वो बेटा ये होती है। ठीक है, परफेक्टली जो इनइलास्टिक कोलिजन है बेटा इसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, लेकिन बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा चेंज होती है, इसका मतलब यहां पे एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस कैसे लिखेंगे, एनर्जी लॉस हम लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। लेकिन क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है तो जनरली बेटा इनिशियल बड़ी होती है, तो हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल लिख देंगे। ठीक है, के इनिशियल माइनस के फाइनल। ये जो एनर्जी लॉस होता है ये क्यों होता है बेटा, ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन शेप और साइज। ये हीट की वजह से भी हो सकता है, साउंड की वजह से हो सकता है, लाइट की वजह से हो सकता है। तो इस फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, लेकिन एनर्जी लॉस होती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 0 होगी। ई की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी, यानी दोनों पार्टिकल बाद में सेम वेलोसिटी से चलेंगे, कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं रहती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अब अपना जो हेड ऑन कोलिजन है और उसके दोनों टाइप हैं, इन दोनों टाइप को कर लिया। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और दोनों जो टाइप हैं और पहले टाइप के जो केसेस हैं सबके रिजल्ट अपने सामने लिख लीजिए, ताकि क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको रिजल्ट से सामने दिखता रहे कि मैं कौन सा फॉर्मूला
यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस धीरे धीरे इजी से टफ करेंगे, है ना। तो पहले थोड़े छोटे क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो चलो बेटा, तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मैं कह रहा हूं दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक जो था बेटा वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे था। ये दोनों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जब रहते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आइडेंटिकल पार्टिकल का केस हमने पढ़ा था, केस 1 याद करो। तो केस 1 में क्या हुआ था, केस 1 में ये हुआ था कि अगर पार्टिकल आइडेंटिकल है बेटा तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। यस, तो यहां पर ये पार्टिकल आ जाएगा रेस्ट में और ये पार्टिकल चलने लगेगा 10 मीटर पर सेकंड से। एज सिंपल एज डैट, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको केसेस याद रहेंगे बेटे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा ही अगर दूसरा क्वेश्चन ले कि एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ये चल रहा है बेटा 4 मीटर पर सेकंड से। दूसरा ऑब्जेक्ट है 6 kg का और ये चल रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज। है ना, तो अब आप सोच के करो, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट लो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगाओ और सॉल्व करके बताओ। तो आई होप आपने किया होगा बेटा। अब अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई जीरो होगा, हमें पता है कि ई जीरो होना चाहिए। अगर ई जीरो है बेटा तो हमें पता है कि ये दोनों स्टिक हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर। और अगर ये दोनों स्टिक हो जाएंगे बेटा तो क्या होगा, होगा ये कि जो हमारी कॉमन वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो बेटा अब हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 2 m1u1 प्लस 6 इंटू 2 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से कितना आ गया 12 और 8 20/8, तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। है ना, अगर तुम चेक करना चाहते हो कि आंसर सही है कि नहीं तो आप तुम ये भी देख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम क्या था 8 और इसका कितना था 12, 20 आ रहा है। और फाइनली मैंने बोला है कि दोनों मिलके 2.5 से चल रहे हैं, तो दोनों मिलके कितना है 4 और 2 6। तो देखो अगर हम लोग ये देखें तो ये 20 है और 2.5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा, अच्छा 6 नहीं 8 है ना, 8 kg है। तो अगर इसको करें तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, ये लो आ गया 20 और 20 बराबर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर। इसका मतलब हमने सही किया, है ना बेटा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बेटा एक बॉल है, इस बॉल को हमने ड्रॉप करा दिया गया है। इस बॉल को हमने ड्रॉप कराया बेटा किसी हाइट h से, ठीक है, किसी हाइट h से ड्रॉप कराया एक ऐसे फ्लोर पर जिस फ्लोर पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बेटा वो e है। तो कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल
आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन। तो बेटा देखो, जब बॉल गिरेगी जमीन पे तो हर कोलिजन के बाद, है ना, हर कोलिजन के बाद वो अपनी कुछ एनर्जी लॉस करेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू E1 तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो बेटा जब बॉल गिरेगी तो बॉल का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा बेटा, पहले बॉल यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर ये ऊपर उठेगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे आएगी, और ऐसे चलता रहेगा। तो इसका जो मोशन होगा बेटा वो हम लोग कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस बॉल का जो मोशन होगा, लेकिन ये बॉल आगे नहीं जा रही है बेटा, ऐसा मत सोचना कि आगे बनाया तो आगे नहीं जा रही है, ये एक ही जगह पे कूद रही है ऐसे ऐसे। लेकिन क्योंकि हम पेपर पे एक ही जगह पे कूदने में बनाएंगे तो सारी लाइंस मिक्स हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा आगे बना रहे हैं। आप सोच के देखो कि जब ये बॉल गिरी बेटा, तो ये h हाइट से गिरी, तो पहली बार जब ये टकरा रही होगी, है ना, जब ये पहली बार टकरा रही होगी, तो जब पहली बार ये टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, √2gh, है ना। कोई भी बॉल h से गिरती है तो किस वेलोसिटी से टकराती है, √2gh से। यही आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे आके टकराना चाहती थी। अब जब वो टकरा लेगी तो टकराने के बाद वो ऊपर किस वेलोसिटी से उठेगी, उसको हम V1 बोल दे रहे हैं, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो जब ये V1 से ऊपर जाएगी तो ये इसका मतलब ये इसी वेलोसिटी से ग्राउंड से सेपरेट हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम V1 मान लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम क्या मान लेंगे बेटा, √2gh। अब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V1 की वैल्यू आ गई बेटा E√2gh। देखा, ये फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी है। अब सोचो जब वो एक बार ऊपर गई यहां से V1 से, और जब वो वापस जमीन पे आएगी तो वो कितने से टकराएगी, V1 से ही टकराएगी बेटा, है ना। और फिर जब वो उठेगी सेकंड कोलिजन के बाद, तो सेकंड कोलिजन के बाद वो V2 से उठेगी अब की बार। तो अब सेकंड कोलिजन में क्या होगा, सेकंड कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, V1, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, V2, जबकि V1 हम निकाल चुके हैं। तो अब की बार E की वैल्यू कितनी आएगी, V2 बाई V1, V1 की वैल्यू है E√2gh। तो आप देखोगे कि V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, E² √2gh। तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि अगर हम वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन की बात करें तो आंसर आएगा E⁴ बहुत आसान है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन जो था वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर ही, उसकी डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड था। तो यहां से हमने निकाला कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन क्या होगी। इसमें मैं आपको बेटा एक दो आंसर्स और बता देता हूं जो आंसर जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि ये जो बॉल है ये रुकने से पहले बिफोर स्टॉप कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है बेटा रुकने से पहले, वो ये डिस्टेंस करती है कवर S = h जो इनिशियल हाइट थी इंटू 1 + E² अपॉन में 1 - E²। आप इसको डिराइव करिए, और जो टोटल टाइम ये लेती है बेटा रुकने से पहले, वो टाइम लेती है ये T। अब अच्छा T क्या है इसमें, T वो टाइम है जब ये पहली बार जमीन पे गिर रही है ना। तो T इंटू में 1 + E अपॉन में 1 - E। और हमें पता है पहली बार जब जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ड्रॉप होके तो वो गिरता है 2h/g से, यानी 2h/g टाइम लगता है। तो 2h/g 1/E 1 + E 1 - E, ये आपका टाइम टेकन है। ये दोनों भी पेपर में पूछा जाता है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाए तो इसको सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि किस किस का सॉल्यूशन ये टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम का आ रहा है। अगर इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बेटा हमेशा इसमें क्या होगी, h ही होगी। क्यों, क्योंकि वो कितने भी टप्पे खा ले बॉल, तो टप्पे खाने के बाद वो बॉल आखिर में तो ग्राउंड पे रुकेगी, और चली कहां थी, h हाइट से,
और डिस्प्लेसमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार ऊपर नीचे जा रहे हो आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का एक वेक्टर है ना, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सो बेटा अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक बॉल है जिसका मास m है। ये बॉल m किसी वेलोसिटी u से आती है और बेटा ये एक फ्लोर पे टकराती है। अगेन इस फ्लोर का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा वो e दे रखा है। अब ये जो बॉल आ रही है बेटे, ये आके जब फ्लोर पे टकरा रही है तो ये फ्लोर के साथ जो नॉर्मल है उसके साथ ये थीटा एंगल मेंटेन कर रही है। तो कह रहा है कि ये जब बॉल टकरा के वापस जाएगी बेटा, तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो वेलोसिटी वेक्टर किस वेलोसिटी के एंगल से रिबाउंड करेगा और ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, है ना। अगेन ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और वीडियो को पॉज करिए, एक बार सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच करिएगा मेरे साथ, ठीक है। मैं अब सॉल्व करता हूं। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा पॉज करके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखो, सोच के देखो, यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल का, अब वन डायमेंशन नहीं है, अब ये बेसिकली टू डायमेंशन है क्योंकि एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो कैसे करना है। अगर हम इसके इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी को हम दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं बेटा, ये दो डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग इस एंगल अल्फा को जिसको निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा अगर अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा v sin अल्फा, सॉरी इधर अल्फा है तो इधर ये cos हो जाएगा, v cos अल्फा, और ये हो जाएगा v sin अल्फा, ठीक है। अब आप मेरे को सोच के बताओ, जब भी बॉल वॉल पे टकराएगी तो कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा, सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का चेंज होगा ही नहीं। तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलोंग कॉमन टेंजेंट, है ना, वो कॉमन टेंजेंट जो होता है बेटा उसके अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हैं, कॉमन टेंजेंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, जब बॉल यहां पे टकरा रही है तो कॉमन टेंजेंट क्या है, ये एक्स वाली डायरेक्शन, और नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल वाली डायरेक्शन है। तो कॉमन टेंजेंट वाली जो वेलोसिटीज है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि v sin अल्फा बराबर आने वाला है u sin थीटा के, u sin थीटा के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये बॉल अप्रोच किससे कर रही थी, u cos थीटा से, और जाने किससे लगी, v cos अल्फा से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ गया, v cos अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ गया बेटा, u cos थीटा। गलत कह रहा हूं क्या, ये हो गया e के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v cos अल्फा इज इक्वल टू e u cos थीटा। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के पास v sin अल्फा एक कंपोनेंट है, v cos अल्फा दूसरा कंपोनेंट है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी अगर फाइनल वेलोसिटी लिखें तो फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v sin अल्फा का स्क्वायर प्लस v cos अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। तो नेट वेलोसिटी के लिए v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v sin अल्फा हमारे पास कितना है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और v cos अल्फा कितना है, e स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा अगर हम लोग देखें कि ये किस एंगल से रिबाउंड कर रहा है ना, तो रिबाउंड के लिए हमें टेन अल्फा चाहिए। तो टेन अल्फा के लिए हम लोग लिख सकते हैं बेटा वी साइन अल्फा अपॉन में वी कॉस अल्फा। वी साइन अल्फा है बेटा यू साइन थीटा अपॉन में ई यू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा टेन अल्फा, ये बन जाएगा बेटा टेन थीटा बाई ई। तो ये जिस एंगल से रिबाउंड करेगा वो वैल्यू होगी टेन थीटा बाई ई, ठीक है बेटे। और जिस वेलोसिटी से ये रिबाउंड करेगा वो वेलोसिटी होगी ये बेटा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कोलिजन क्या होता है, कोलिजन का टाइप क्या होता है, उन टाइप्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन टाइप्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आपको कोलिजन ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने एक सीरियस फ्रेंड को, इसको सीरियस मतलब पढ़ाई में सीरियस फ्रेंड को इसको भेजो, है ना। उसे भी बोलो लेक्चर को देखने के लिए और इससे बेनिफिट लेने के लिए। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि अगला कौन सा लेक्चर आपको, अगला कौन सा टॉपिक आपको डिटेल में जानना है। दूसरा, इस क्वेश्चन को, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और आप मेरे को बताओ कि क्या मैं कोलिजन पे प्रॉपर एक पूरा लेक्चर बनाऊं सिर्फ क्वेश्चंस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पूरा अगर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन, अगर इसमें तो मैंने 2-4 एग्जांपल दिए, अगर आपको प्रॉपर 15-20 एग्जांपल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जांपल्स चाहिए, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि किस टॉपिक का डिटेल लेक्चर चाहिए और कोलिजन के और क्वेश्चंस चाहिए तो ही मैं डालूंगा, ठीक है। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर्स मैं डालने वाला हूं। अपने पूरे 15 साल 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस्तेमाल करके मैं इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से इसको बनाने वाला हूं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग जो मेरी डेली डोज सीरीज है वो भी देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे उसको। और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो उसको डेली सॉल्व करते रहो, अपनी डेली डोज डायरी को भी मेंटेन करो, है ना। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बेटा। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, है ना, और ये पूरा लेक्चर पीडीएफ में चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो मेरा लिंक दे रखा है उस पर ज्वाइन करो। और डेली डोज का भी मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ लिंक, उसको देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से फ्री पीडीएफ ले लो अपना। और ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है ये आप अपने बोर्ड के एग्जाम में भी, वैसे 11th में तो बोर्ड नहीं होता है, बट 11th के एग्जाम में भी अपना सीधा डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। हैव अ ग्रेट डे।